हाय गाइस, नमस्ते। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओशो के जन्म पत्रिका के ऊपर। श्री रजनीश ओशो, जो कि भारत के एक नागरिक थे, बट कुछ समय के लिए वह विदेश में जा कर के बहुत ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इनका जो जीवन था और मृत्यु था, दोनों ही एक रहस्य है। मैंने ये क्यों कहा कि जीवन रहस्य है, क्योंकि इनकी जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो छुपी हुई थी और मृत्यु भी इनकी कहीं ना कहीं एक रहस्य बनकर रह चुकी है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? इनके मृत्यु के ऊपर बहुत लोगों का बहुत सारा तथ्य है या फिर उत्तर है, जो भी कह लें। बट आज हम इनकी जन्म कुंडली के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ओशो की जो जन्म कुंडली है वह किस प्रकार की है, ऐसे कौन से योग हैं जिस कारण से कोई व्यक्ति लाखों किताब पढ़ जाता है, कोई कमाई का साधन न होते हुए भी 90 या फिर उससे ज़्यादा रोल्स रॉयस अपने पास रख लेता है। तो ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। किसी भी इंसान के जीवन में ऐसे कौन से योग हैं जिस कारण से ओशो जितनी उपलब्धियां हासिल की और जितना उनका लोग पीठ पीछे बुराई करते रहे, ये सारी चीज़ें कैसी हुई, किस चीज़ के कारण इनके जीवन में यह सारे संघर्ष और उपलब्धियां हासिल हुई, कौन ऐसे ग्रह हैं, क्या योग हैं, आज इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। इनका जो जन्म कुंडली, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी जन्म पत्रिका, उसके बाद उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं को महादशा से जोड़ करके देखते हैं। इनकी जन्म पत्रिका जो है वो वृष लग्न की बन रही है, अर्थात यहाँ पे शुक्र ग्रह का प्रभाव है लग्न के ऊपर। साथ ही सप्तम भाव में सूर्य का होना, जो कि इनके लग्न के ऊपर सूर्य की दृष्टि। शुक्र अर्थात सुंदरता, रॉयलिटी। जब भी हम इनकी कोई भी तस्वीर देखते हैं, फोटो देखते हैं, वहाँ पे हमें रॉयलिटी साफ दिखता है। यह जो भी रॉयल चीज़ हैं उन सभी को अपने पास रखते थे या फिर उसमें ये रहते थे। तो इन सभी चीज़ों का कारण जो है, शुक्र ग्रह से प्रभावित इंसान इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं सकता है। उसके बाद बात करें सप्तम में सूर्य की, तो सूर्य जो है इनके लग्न पे दृष्टि दे रहे हैं। सप्तम दृष्टि से लग्न को देखना, अर्थात इनके मुख का तेज ही कुछ ऐसा है जिस कारण से लोग प्रभावित हो जाते हैं इनसे। इनके चेहरे का तेज, सूर्य सप्तम में होकर के लग्न को देख रहे हैं। वृष लग्न की कुंडली है। शुक्र यहाँ पे जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव यानी धनु राशि। धनु राशि इनके अष्टम भाव में बन रही है, जिसमें 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। 5 ग्रह में बुध, मंगल, शुक्र, शनि और चंद्रमा सभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर इस हिसाब से देखें तो इनका जो राशि है वह भी धनु आता है। सभी ग्रह अष्टम भाव में बैठ गए और यहाँ के जो स्वामी है, धनु राशि के स्वामी गुरु, वो तृतीय भाव में कर्क राशि में उच्च के होकर के बैठे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राहु और केतु की, तो राहु जो है वो इनके 11 भाव और पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं। यहाँ से हम बहुत चीज़ों का पता करते हैं, आज इन्हीं सब चीज़ों पे बात करते हैं। जब हम इनके शुक्र को देखते हैं तो ये शुक्र अष्टम भाव में है। यहाँ पे वो बैठे हुए हैं जो कि धनु राशि के हैं। शुक्र पे कई सारे ग्रहों के प्रभाव हैं और सभी ग्रह के प्रभाव अष्टम भाव में मिल रहे हैं। वृष लग्न की कुंडली है, लेकिन गुरु का इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों है? क्योंकि सबसे पहले अगर देखें तो इनका जो धनु राशि है, जो कि अष्टम में है, वो बहुत ही ज़्यादा इनके जीवन में प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि 8th हाउस जब भी एक्टिव हो रहा है तो धनु राशि भी यहाँ पे एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ऊपर से गुरु का कर्क राशि में बैठना, उच्च का हो जाना, यहाँ पे भी बहुत अच्छा सफलता, बहुत अच्छा गुरु की जो है सो जीवन में प्रमुखता दिखाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अष्टम भाव और जो धनु राशि है, धनु राशि काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव का नेतृत्व करती है। तो धनु भाव से धनु
राशि से हम लोग यह पता करते हैं कि जो कि काल पुरुष के कुंडली में नवम भाव है तो धर्म का, ज्ञान का, गुरु का, इन सभी चीज़ों का यह निर्धारित करता है। तो जब हम देखते हैं तो धनु राशि इतना ज़्यादा एक्टिव होना तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार राशि का भी एक्टिव हो जाना दिखता है। तो गुरु का इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हम सभी जानते हैं कि ओशो जो हैं वो एक ईश्वर के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति हैं, थोड़े से नास्तिक हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम कैसे कुंडली से मिला सकते हैं कि कोई व्यक्ति का अष्टम भाव इतना ज़्यादा जागरूक होने के बाद भी वह व्यक्ति अभी के समय में नास्तिकता का एक प्रतीक लिए हुए समाज में है, क्योंकि ये ईश्वर के ना ही तो खिलाफ थे और ना ही साथ थे। पूर्णतः अगर कहें तो ये नास्तिकता के भी खिलाफ नहीं थे। इनकी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई वीडियोज़ हैं, कई किताबें हैं जहाँ पे ये बताई गई हैं कि ये कहीं कहीं पे ईश्वर के साथ में बोलते हुए भी नज़र आए हैं। तो पूर्णतः या नास्तिक भी नहीं है, बट इनकी बातों से, इनकी वीडियोज़ में, इनकी पुस्तकों से ये धर्म के थोड़े से खिलाफ थे। और ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, ये हर धर्म के खिलाफ थे। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अगर वो कोई है तो वो है शनि का जो है वो अष्टम भाव में बैठ जाना। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि अष्टम भाव में धनु राशि के जो शनि हैं वह नवम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। अर्थात नवम भाव के स्वामी का अष्टम में बैठ जाना, यह जो कि नवम भाव हमारे धर्म का है, हमारे गुरु का है, हमारे पूजा पाठ का है, इत्यादि का है। तो ये सभी अगर अष्टम भाव में बैठते हैं, अपने से द्वादश बैठे हुए हैं, तो इस स्थिति में यह योग बनता है कि इंसान खोजी प्रवृत्ति का होगा। वो हर चीज़ों पे सवाल उठाएगा। ये अपने धर्म के अगर विमुख भी जाना पड़े तो वो उस चीज़ के लिए हो जाएगा, बट उसे अपने जीवन में वह उत्तर चाहिए। और जब तक वह उत्तर नहीं मिलता है तब तक वो धर्म के खिलाफ रहे, साथ रहे, उससे इस व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही यहाँ पे सूर्य जो है लग्न को देख रहे हैं, अर्थात यहाँ पे इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड का रहना स्वाभाविक है। वो समाज के खिलाफ जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे जिद्दी प्रवृत्ति नेचर थोड़ा सा आ जाता है। जब यहीं पे हम लोग चलित कुंडली देखते हैं तो मंगल भी सप्तम भाव में आ जाते हैं। अर्थात सप्तम भाव में मंगल और सूर्य का होना, जिनका दृष्टि लग्न पे पड़ना, यह इंसान को बहुत ही ज़्यादा जिद्दी बना देता है। जो इंसान किसी की भी ना सुनता हो, किसी की भी ना सुनने की कोशिश करे, ऐसे चीज़ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि समाज में लोग कैसे हैं, लोगों का लोग मुझे देख कर के क्या बोलेंगे। उसके बाद ये अपने समय के एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक और बहुत ही अच्छे वक्ता थे, जो ना ही तो केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई लोगों को ये अपने वाणी से प्रभावित कर चुके थे। इन्हें कई देशों ने बैन भी कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि इनमें कुछ ज़्यादा ही प्रभाव है और लोग इनके जो हैं सो फेवर में बात करते हैं। अगर ये कुछ बोल दें तो वो हर लोग मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। इनके अष्टम भाव में 5 ग्रह का होना और द्वितीय भाव पे सभी ग्रहों का दृष्टि होना, अर्थात हर ग्रह अपने से सप्तम देखते हैं तो 5 ग्रहों का दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ना, यह जो स्थिति है यह दिखलाता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति होगा वह वाणी में इतनी मधुरता और चतुराई से बात करने वाला होगा, वाद विवाद के मामले में वो हमेशा जीत हासिल करेगा। अष्टम भाव हमारे गुप्त ज्ञान का है, गुप्त चीज़ों का है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं देख सकता है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं जान सकता है, वह चीज़ इनके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। 5 ग्रह उस भाव में बैठना जहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति रखता है, देखने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पे 5 ग्रह का होना उन्हें बहुत ही खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। कई बहुत सारे
लोगों के और गूगल्स पे भी ये दिया गया है कि इन्होंने कई सारी किताबों को पढ़ चुके हैं, अर्थात लाखों किताबों को ये अपने जीवन में पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? 31 में जन्म हुआ और 1990 में इनकी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हैं इतने कम समय में लाखों किताबों को पढ़ जाना, अर्थात वो एकांतवासी थे। एकांतवासी जिन्हें समाज से उतना मतलब नहीं है, जिन्हें समाज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, समाज वाले क्या सोचते हैं, एक सामाजिक चीज़ों को छोड़ करके विपरीत दिशा में जाना, यह भी कहीं ना कहीं नवम भाव के स्वामी का अष्टम में बैठना दिखलाता है। उसके बाद बात करें अष्टम भाव में, तो 5 ग्रह के होने के कारण बहुत सारे यहाँ पे योग बन जाते हैं, जिनमें से एक विष योग भी है। अर्थात विष योग हमारे मानसिक परेशानी, मानसिक स्थिति को दर्शाता है। व्यक्ति जब 8th हाउस में ग्रह बैठे हों और थोड़ा सा भी उन्हें मानसिक परेशानी हो तो वो मेडिटेशन की तरफ भागते हैं, मेडिटेशन की तरफ। उसके बाद उनका लोगों से मतलब छूट जाता है और वो किसी ऐसे चीज़ों से मतलब अपना जोड़ने लगते हैं, उनके साथ रहने लगते हैं। तो इन्होंने जैसे मेडिटेशन हो गया, पुस्तक हो गई, ये सारी चीज़ें ओशो के ज़िंदगी में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई। उसके बाद बात कर लेते हैं पंचम भाव में, यहाँ पे केतु है। केतु जिनके पास खुद का सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, और केतु का जो दृष्टि है वो लग्न पे पड़ता है। मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी आपको बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जा कर के देख लें। लग्न में केतु का प्रभाव इंसान के हाइट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, और यहाँ पे केतु की दृष्टि इनके लग्न पे पड़ रही है, अर्थात इनकी हाइट बहुत ही एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा थी। और उसके बाद चेहरे की सुंदरता और उस पर सूर्य का दृष्टि पड़ना बहुत ही ज़्यादा इनके चेहरे पे एक चमक लाती थी। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जो यहाँ पे उच्च के होकर के बैठ करके अपनी अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव पे, और सप्तम दृष्टि से नवम भाव पे, और नवम दृष्टि से 11 भाव पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो गुरु का नवम भाव पे देखना है, यह भी कहीं ना कहीं धर्म की ओर व्यक्ति को ले जाता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है, जो कि राहु की पंचम दृष्टि जो है वह गुरु पे पड़ रही है, अर्थात यहाँ गुरु और राहु का भी संबंध कहीं ना कहीं बन रहा है, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पे और राहु की पंचम दृष्टि गुरु पे आ रही है, अर्थात म्यूचुअल एक्सपेक्ट में दोनों हैं। तो यहाँ पे राहु पे गुरु का और गुरु पे राहु का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो इस कारण से गुरु में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो उनकी बदनामी थी, या कभी कभी वो धर्म के खिलाफ बोल देते थे, या फिर इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। उसके बाद अगर इनकी जो रॉयल लाइफ है उसकी बात करें, तो इनका जो जन्म है वो शुक्रवार के दिन, इनका जो नक्षत्र है वह भी शुक्र का नक्षत्र है। साथ ही 3 ग्रह ऐसे हैं जो इनके शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, जैसे सूर्य, चंद्र और बुध। यह तीनों जो हैं शुक्र के नक्षत्र में स्थित हैं। तो यहाँ से हमें यह देखने के लिए मिल जाता है कि शुक्र का इस कुंडली में कितना ज़्यादा प्रभाव है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुक्र के साथ चंद्रमा का योग, शुक्र के साथ मंगल का योग, शुक्र के साथ बुध का योग भी बन रहा है, जिस कारण से व्यक्ति के मन में रॉयलिटी ये सभी चीज़ें देखने मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इनके जो जीवन में जो इनका इनकम है, या फिर महंगी गाड़ियाँ, महंगी घर, या फिर आप बात कर ले महंगे पहनावे की, तो ये सभी चीज़ें राहु 11 भाव में होने के कारण और गुरु की 11 भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण, केतु की 11 भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण भी हो रही है। यहाँ पे अगर मंगल को देखें लग्न कुंडली के अनुसार, तो लग्न कुंडली से अपनी चौथी दृष्टि से 11 भाव पे वो देख रहे हैं, और 5 ग्रहों का जो यहाँ योग है वो दूसरे भाव पे बैठ रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो दिखलाती है कि जीवन में पैसे,
जीवन में लग्जरी लाइफ, ये सभी चीज़ों को। अगर जो हमारा एकादश भाव है वो हमारे लाभ का है, जो हमारा सेकेंड हाउस है वो हमारे सेविंग इनकम्स का है, वाणी का है, तो इन सभी चीज़ों को इन्हेंस करती है। हमने ग्रहों के ऊपर बात कर लिया। एक और चीज़, रजनीश ओशो जी ने अपने जीवन में विवाह नहीं किया था, वो इसके खिलाफ थे। आइए इस पे बात करते हैं, ऐसा क्यों था। सप्तम भाव पे राहु का दृष्टि और मंगल जो कि सप्तम भाव का स्वामी है वहाँ पे अस्त हो चुका है। साथ ही सूर्य का वहाँ पे होना, क्योंकि विवाह के लिए सूर्य का सप्तम भाव में होना ये बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। और बुध का, साथ ही शनि का, जो कि या फिर कह ले 5 ग्रहों का जो युक्ति था वो अष्टम भाव पे था। तो उन्हें ज्योतिष की भी अच्छी जानकारी थी। जब कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने ज्योतिष के ऊपर कहा है, तो वो भी चीज़ें दर्शाती हैं कि ज्योतिष की भी उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी। ज्योतिष कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ पे अंत हुआ, ये सभी चीज़ें उन्होंने अपने वीडियो में अपने वाणी के द्वारा बतलाया है। तो इनसे भी पता चलता है कि अस्त जो मंगल है और सूर्य सप्तम भाव में, ये सभी चीज़ों को विवाह से थोड़ा सा दूर करता है व्यक्ति को। यहाँ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि केतु जो होता है वो चीज़ों से हमें विरक्त करता है। अर्थात जब केतु का दृष्टि लग्न पे पड़ता है तो व्यक्ति जो होता है खुद से थोड़ा सा दूर भागता है, जिस कारण से कभी कभी वो या तो बेचैन हो जाता है या फिर कभी कभी वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गूढ़ विद्याओं को सीखने लगता है, जैसा कि ओशो के जीवन में हुआ, जो कि बहुत सारे पुस्तकों से जुड़ना, मेडिटेशन करना, जप, ध्यान इत्यादि करना, ये कभी कभी ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए उतना इजी और आसान नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखलाती हैं। तो मंगल का केतु के नक्षत्र में बैठ जाना, यह भी कहीं ना कहीं विवाह से विरक्ति का चीज़ दर्शाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनके जीवन के ऊपर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, उसको महादशा से कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, आइए बात करते हैं। 1957 में ओशो एक विश्वविद्यालय में एक टीचर के एज अ टीचर वहाँ पे जाते हैं। वो जो विश्वविद्यालय था वह रायपुर विश्वविद्यालय था। 1957 में इनकी जो दशा चल रही थी वह राहु में शनि की दशा थी। शनि यहाँ पे दशम भाव के नेतृत्व कर रहे हैं। दशम भाव का जो स्वामी है वह शनि है। तो राहु में शनि का आना इन्हें एक टीचर बनाता है। उसके बाद 10th हाउस जो कि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है, और शनि का वहीं पे दृष्टि पड़ जाना और वहाँ पे स्वयं के राशि पे शनि का दृष्टि होना, यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति जॉब के फील्ड में होगा। बट टीचर का जॉब ही क्यों, आइए इस पर बात करते हैं। 3rd हाउस में जो उच्च का गुरु बैठा हुआ है वह अपना दृष्टि 11 भाव पे दे रहे हैं। तो यहाँ से यह भी पता चलता है कि उनका जो फर्स्ट इनकम होगा वह गुरु से रिलेटेड होगा, अर्थात टीचिंग वगैरह से। यहाँ पे गुरु बहुत ही उच्च के और अष्टम भाव बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, अर्थात रिसर्चर, साइंटिस्ट वगैरह की कुंडली में यही योग होता है। तो उनकी जो स्टार्टिंग थी वो टीचिंग से स्टार्ट हुई। वो उनकी जो आदतें थी वो आस्तिक जैसी नहीं थी, ये मैंने बता चुका है पहले। तो आस्तिक जैसी नहीं थी, तो जब ये बच्चों को पढ़ाते थे तो बच्चों पे कुछ गलत इफ़ेक्ट आते थे, ऐसा वहाँ के प्रिंसिपल को लगता था, जिस कारण से उनका ट्रांसफ़र 1958 में कर दिया गया, अर्थात 1 साल बाद। तो 1958 में जबलपुर विश्वविद्यालय में वो एज अ टीचर गए। उस टाइम पे जो यहाँ की दशा चल रही थी इनकी, वो राहु में बुध की चल रही थी। राहु में जो बुध का दशा था वह इनको एक अलग जगह पे वहाँ से दूर कराने में मैटर किया, क्योंकि बुध जो है यहाँ पे वो 12th हाउस का स्वामी है, अर्थात कहीं ना कहीं वो ट्रांसफ़र कराएगा, दूर भेजेगा इत्यादि कामों में। यहाँ पे शनि और बुध का जो युति है
अष्टम भाव में। तो ये 12th और 10th दोनों का संबंध एक साथ बन जाता है, जिस कारण से इनके जीवन में 1958 में इनका ट्रांसफ़र होता है। 1970 जिस टाइम पे इन्होंने एक आश्रम खोला, उस आश्रम को खोलने के बाद वहाँ पे कई विदेश के लोग, देश के लोग इत्यादि जुड़ने लगे। बट विदेश के लोगों की संख्या वहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगी, और उस टाइम जो इनकी दशा चल रही थी वो दशा राहु में शुक्र की दशा चल रही थी उस टाइम, जो कि यह दिखलाता है कि इनके जीवन में उन्नति का टाइम आ रहा था धीरे धीरे। राहु और शुक्र, यहाँ से अगर हम संबंध देखते हैं तो चतुर्थ का बनता है, अर्थात अष्टम से एकादश चतुर्थ का, और राहु शुक्र यहाँ पे लग्नेश भी है। तो यहाँ से जो है लग्नेश का और षष्ठ भाव का स्वामी भी यहाँ पे शुक्र है, छठे भाव का। छठा भाव हमें दिखाता है जब हम किसी का जैसे किसी चीज़ को ठीक करना, अर्थात डॉक्टर जो कि हेल्थ को ठीक करते हैं, तो ये एक एज अ मेडिटेटर लोगों को लेक्चर देते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उस पर अपना बात रखते थे और लोगों के मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती थी। लोगों को गुरु दीक्षा भी देना ये शुरू किए थे। तो यहाँ पे जो 6th हाउस का जो दिखलाता है शुक्र, वो राहु में जब शुक्र आया तो इन्होंने आश्रम खोला और वहाँ पे कई लोगों को अपने आश्रम में स्थान दिया। 1980 में जब गुरु की महादशा आई तो यह विदेश गए। विदेश जाकर के वहाँ पे एक आश्रम बनवाए। विदेश अमेरिका में गए और वहाँ पे जाकर के आश्रम बनवाया। उस टाइम इनकी गुरु में गुरु की दशा चल रही थी। गुरु जो कि तीसरे भाव में बैठ करके 11 भाव को देख रहे थे। राहु अपने पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहे थे। गुरु की जैसे ही दशा स्टार्ट हुई, ये बाहर गए, बाहर जाकर के आश्रम खोले और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे एक साथ जोड़कर उस आश्रम को चलाने लगे। बट उसके बाद 1985 में जब गुरु में बुध की दशा आई, अंतरदशा आई, तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम इनके जो आश्रम में फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम के होने के कारण ये उस टाइम अमेरिका से इनको निष्कासित किया गया और अमेरिका छोड़ने के लिए इनको बोला गया, जिस कारण से ये अमेरिका तो छोड़ दिया और साथ ही इन्हें 21 देशों में बैन कर देने के कारण ये वहाँ भी नहीं जा सकते थे, तो ये भारत लौट आए। बट फूड पॉइजनिंग क्यों हुआ? यहाँ पे बुध पंचम घर की जो भाव के स्वामी हैं उसके साथ ही वो दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। दूसरा भाव जो कि हमारे मारक होता है, हमारे लिए मृत्यु का होता है। दूसरा भाव हमें ये भी दिखलाता है कि हमारे टेस्ट कैसे होंगे, भोजन इत्यादि का विचार भी सेकेंड हाउस से हम लोग करते हैं। तो फूड पॉइजनिंग बुध यहाँ बहुत ही ज़्यादा इनके जीवन में मैटर कर रहा था। गुरु में बुध की अंतरदशा आना, उसके बाद फूड पॉइजनिंग के कारण इनको वापस भारत में लौटना। 1990 में जब इनकी मृत्यु हुई तो उस टाइम पे जो इनकी दशा चल रही थी वह गुरु की थी, अंतरदशा जो थी वो सूर्य की थी और इनकी जो प्रत्यांतर दशा थी वह बुध की थी। यहाँ पे देखने लायक बात है कि गुरु तीसरे भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं और बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। तो इनकी मृत्यु उस टाइम क्यों हुई, इस दशा में क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे संबंध नहीं बन रहा है, नहीं तो नहीं तो सप्तम भाव की दशा आई या फिर किस वजह से हुई, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इनकी जो गुरु में सूर्य में बुध हैं, तो यहाँ पे देखने लायक चीज़ है कि यहाँ पे गुरु और सूर्य इनके बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। बुध यहाँ पे मार्केश हैं जो कि दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। बुध जो कि अष्टम में बैठे हैं और बुध किसके नक्षत्र में है? तो बुध है शुक्र के नक्षत्र में। यहाँ से बहुत कुछ देखने लायक है। जब हम कुंडली देखते हैं तो नक्षत्रों को यहाँ पे नकार देते हैं, छोड़ देते हैं, बट देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें।
सूर्य और गुरु का बुध के नक्षत्र में होना, बुध का मार्केश बन जाना और बुध का अष्टम में बैठ जाना, साथ ही सूर्य का सप्तम में बैठ जाना। सप्तम और द्वितीय दोनों मार्केश से जो संबंध यहाँ बन गया, गुरु और सूर्य से सप्तम और द्वितीय और अष्टम और तृतीय चारों घरों का जो संबंध है वो साफ दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, इनकी जो मृत्यु हुई वो कष्टकारी थी। ये इसलिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह ही नहीं, पाप ग्रह भी बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह अर्थात चंद्रमा और शुक्र को और बुध को, ये तीनों ग्रह शुभ माने जाते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठकर, शनि के साथ बैठ के, मंगल के साथ बैठ के, यहाँ पे चंद्रमा का जो बल है वो कम हो जा रहा है। साथ ही कम होने के साथ ही थोड़ा पाप प्रभाव भी आ रहा है। शनि का यहाँ पे बैठना, क्रूर ग्रहों का यहाँ पे बैठ जाना और शुभ ग्रहों पे असर डालना, यह भी कहीं ना कहीं मृत्यु को थोड़ा सा कष्टकारी जरूर दिखलाता है। हमने आज बात किया कैसे हमारा जीवन जो होता है वो जन्म कुंडली पे, ग्रहों पे, भाव पे, नक्षत्रों पे आधारित होता है। हमारे जीवन की हर एक पहलू में ग्रह नक्षत्र के बदलाव की ही दिशा दिखती है। जब भी कोई भी व्यक्ति कोई डिसीजन लेता है, ज़रूर उस वक्त कोई ना कोई ग्रह अपनी दशा, अंतर्दशा चेंज करते हैं। आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, सभी चीज़ों ग्रहों पे निर्भर कर रही हैं। हाँ, वो आइडिया आ रहे हैं, बट आप उसमें कितना मेहनत कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, ये आप पे निर्भर कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा।